प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में अरविंद केजरीवाल हैं, जो इस समय जेल में बंद हैं। यूं तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के चलते एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सभी जानकारियां चुनाव आयोग के हवाले की और चुनाव आयोग ने देश के हवाले की, लेकिन वो कहीं चर्चा में नहीं है। चर्चा में है तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल इस देश की सियासत में करिश्मा थे। मैं 10 साल के अंतर्गत उन्होंने अपनी पार्टी का जो विस्तार किया और स्वयं की जो राजनीतिक ऊंचाई ली वो अचंभित करने वाली थी। अरविंद केजरीवाल ने देश को यह बताया था कि इस देश में जितने भी राजनेता हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं आला दर्जे के बेईमान हैं और इस बेईमानी का खात्मा करने का विकल्प एकमात्र केजरीवाल है। उन्होंने अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया और कट्टर ईमानदारी के आधार पर काम करने का वादा भी किया, पर पिछले कुछ समय से कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी एजेंसियों के निशाने पर रहे। जो ताजा मामला है वो ताजा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में दिल्ली की सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव खत्म किया, निजी क्षेत्र के हवाले पूरी शराब की दुकानों को किया और उस दुकानों के माध्यम से वारे न्यारे किए गए ये आरोप एजेंसियों का है। और एजेंसियों ने ये जो आरोप लगाया है वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की शिकायत के आधार पर लगाया है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि इसमें घपला हुआ है। ताजा मामला यह है कि इस मसले को लेकर 13 महीने पहले मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री थे वो हिरासत में थे और उसके बाद संजय सिंह, अब अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन ठुकरा दिए थे। जब कल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण देने से इनकार कर दिया तो 10वां सम्मन लेकर इस बार ईडी उनके घर ही पहुंच गई और 2 घंटे की कवायद के बाद गिरफ्तार करके निकल गई। तब से उनकी जमानत को लेकर कोशिशें चल रही हैं, उनकी रिमांड को लेकर कोशिशें चल रही हैं और बातचीत चल रही है। ये कुल मिलाकर अघोषित आपातकाल है या नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके तहत की जा रही कार्रवाई है। दोनों जगह अपने अपने तर्क हैं, उन तर्कों पर ही हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुमित हिंदुस्तानी है, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, अनिल गोयल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ज्योति कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। एक बार बयान पर दृष्टि डालते हैं और उसके साथ चर्चा की शुरुआत सुमित हिंदुस्तानी जी से करते हैं। के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। तो कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं। देखा तो रविशंकर जी ने कह दिया कानून को अपना काम करने देना चाहिए। आतिशी जी ने कमाल की बात कही, दिल्ली सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा पहली बार कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ है। पर भाई ये कमाल इसलिए हुआ है कि जैसे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा था वो इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इससे पहले भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते थे पर गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे देते थे। अब हेमंत सोरेन साहब जो गिरफ्तार हो रहे थे उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कैसे से गिरफ्तार हुए। तो सभी जी कई रिकॉर्ड कायम किए थे अरविंद केजरीवाल ने ये रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। पर आपसे जानना ही है, ईडी ने आज दलीलें दी कोर्ट में रिमांड के संदर्भ में। बताया 100 करोड़ का खेल, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, 45 करोड़ तो गोवा में ही प्रचार में लगाए गए, उसके लिए हवाला से ट्रांसफर किया गया। ऐसे संजीदा आरोपों के बीच में लगातार कोशिश कर रहे हैं आप अदालत से राहत पाने की, पर अदालत से राहत नहीं मिलती। सरकार पर आपका भरोसा नहीं या सरकार आपके खिलाफ साजिश कर रही, भाजपा के कहने पर कर रही, ये बात तो समझ में आती है। पर आप इतने ही अगर बेगुनाह हैं तो अदालत के स्तर पर आपको राहत क्यों नहीं मिल रही, ये सवाल हमारे जहन में कौंधता है। थोड़ा बताइए ना सुमित जी।
देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा है कि अलोकतांत्रिक तरीके से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया, ये बेहद शर्मनाक है। इसे मैं ये कहूंगा कि अघोषित आपातकाल इस देश की स्थिति बन गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सत्ता पक्ष है और दूसरा विपक्ष है। एक ऐसी सत्ता जो पिछले 10 साल से आ रही है, जो विपक्ष से इतना घबराई हुई है कि कभी भी किसी को भी बिना वजह से या तो उनके ऊपर रेड करवा दे रही है या उनको किसी ना किसी घोटाले का जबरदस्ती मतलब स्वयंभू घोटाला बना के उनको उनके ऊपर रेड करवा के उनको जेल में डलवाने का काम कर रही है। एक ऐसी सरकार पिछले 10 साल से है जो किसानों को आतंकवादी बताती है। एक ऐसी सरकार पिछले 10 साल से है जो जब सरकार में आई उसको लेकर कभी भी जनता के बीच में वोट नहीं मांग रही। मैं अभी श्री रविशंकर जी की बात भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि घोटाले जो करेगा वो जेल में जाएगा। उनकी बात सुन के मुझे अजीत पवार जी का नाम याद आता है। इन्हीं के तो नेताओं ने बोला था कि 70,000 करोड़ का घोटाला है जी। और उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया तो ईडी ने उसको डिस्पोज ऑफ कर। ये दो कानून क्यों है देश के अंदर, ये भी तो देश देख रहा है। और जो ये बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड कायम किया कि वो जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। दिल्ली के जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मैंडेट दिया, एक बार नहीं दिया, 3 बार दिया। और जब ये बात चली कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जी उसी जनता के बीच में गए। सुमित जी, सारी बात आप कर रहे हो पर जवाब नहीं दे रहे मेरे सवालों का। सवाल आपसे यह था कि अगर आपका मामला इतना साफ सुथरा है तो उप मुख्यमंत्री जी 13 महीने से जेल में, जमानत नहीं मिलती। संजय सिंह जी को भी तकरीबन 6-8 महीने तो हो गए, जमानत नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल जी लगातार अदालत के चक्कर काटे संरक्षण के लिए, संरक्षण नहीं मिला। अगर आपके मामले में कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो आपके नेताओं को किसी भी किस्म की राहत क्यों नहीं मिल रही? यही बात कह रहा हूं। आज तक ईडी को एक सिंगल रुपए की भी रिकवरी नहीं मिली। सब हवाई बातें हैं, इतने करोड़ का घोटाला है, यहां चला गया है, वहां चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मिला होता, आप देखिए कितने सारे अकाउंट खंगाल लिए गए। बड़ा कमाल है सुमित जी, आप ये उत्तर नहीं दे रहे कि अदालत से राहत क्यों नहीं मिल रही। बार बार कह रहे रुपया नहीं मिला। अरे रुपया खर्च हो गया तो कहां से मिलेगा? मैं बताया चुनाव प्रचार के लिए था, चुनाव प्रचार के लिए 45 करोड़ रुपया गोवा भेजा गया। हमने कब कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में रख लिया? भाई ईडी ये कह रही है कि पार्टी के पास गया, पार्टी ने चुनाव के अंतर्गत खर्च किया और पार्टी को वित्त व्यवस्था के पोषण के लिए इस एक्साइज पॉलिसी को तैयार किया गया। कमोबेश कहानी ऐसी बताई रहे। कहीं भी ये नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बंगले खरीद लिए। जिस पार्टी को वो चला रहे हैं उस पार्टी की चुनावी तैयारियों में ये पैसे खर्च किए गए। अब बोलिए सुमित जी। उन्होंने तो अजीत पवार के ऊपर भी कहा था, तब भी कुछ नहीं कर सके। उनके कहने से क्या होता है? अरे आप रिकवरी दिखाओ, आप ऑनलाइन रिकवरी दिखाओ कि इतना पैसा यहां पे मिला, इतना पैसा हवाई बातें करने से सर कुछ भी नहीं होता है। और ये ईडी किसके इशारे सुमित जी का दलील एक ही है, भाई पैसे नहीं मिले इसलिए कोई केस बनता नहीं है। सुमित जी इसके संदर्भ में मुझे दलील नहीं दे रहे हैं कि अदालत से राहत क्यों नहीं मिल रही। पर मेरे साथ में अनिल गोयल जी है और गोयल जी आपके संदर्भ में आरोप यह है कि आपको 400 पार होना है, जनता के भरोसे पे कम और विपक्षी दलों के नेताओं को मैदान से हटाकर होना है। कभी आप 14 लाख के नोटिस के एवज में 210 करोड़ की रिकवरी कांग्रेस पर निकालकर उसके खाते की तालाबंदी कर दे रहे हो कि चुनाव ना हो पाए। और अरविंद केजरीवाल चुनौती बने हुए तो जब चुनाव आ गए तो उनको जेल में डाल दे के मैदान से हटा लो। तो कुल मिलाकर आपसे जानना यह है क्या वाकई जनता पे आपका भरोसा डिग गया है? अपने नेता और पार्टी की नीतियों पर भरोसा नहीं रहा कि जनता साथ खड़ी रहेगी? जो इन रस्तों को अख्तियार करना जरूरी हो गया है, ये सवाल उठ रहे हैं। आप जैसा सुधी प्रवक्ता हमारे साथ में है, थोड़ा इन जिज्ञासाओं का और सवालों का समाधान करें तो देश लाभान्वित होगा। हिमांशु जी, जनता पर पूरा विश्वास है और जनता लगातार बीजेपी को समर्थन दे रही है। जनता बीजेपी की नीतियों से पूरी तरीके से प्रभावित है। जनता देश के विकास को देख रही है। जनता ये देख रही है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक वो सरकार मदद करने में पूरी तरीके से तत्पर है और इसलिए जनता का 100% विश्वास है। लेकिन जनता ने हमको ये भी चुन करके भेजा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी ना बचे।
ये चुनाव की वजह से नहीं, चुनाव से पहले भी सत्येंद्र जैन इनके अंदर हैं, संजय सिंह अंदर हैं, और बार बार जब कोर्ट उनको सम्मन दे रही है, सम्मन पर पेश ना होना, ये एक तरह से जनता में ये बात कहना है कि सरकार की एजेंसियों का कहना मत मानो, सरकार की एजेंसियों के सम्मन को विश्वास में मत लो। आप एक मुख्यमंत्री, एक देश के दिल्ली का राजा होकर के दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता है कि आप अगर कोई भी किसी का सम्मन आता है तो आप सम्मन स्वीकार मत करो। हाउस टैक्स वाले नोटिस भेजते हैं, उनको नोटिस को अरे अनिल गोयल जी, बीच में बात करता हूं आपसे। भाई सम्मन आपके मंशा को संदेह में ला रहे थे। जब पहला सम्मन आया था तभी कहा था कि सम्मन वम्मन सब औपचारिकता है, कुल मिला के गिरफ्तार करना है। फिर इसीलिए नहीं हो रहे थे कि सम्मन के संदर्भ में जाएंगे, गिरफ्तार कर ले जाएंगे। एजेंसी को पूछना क्या था? एजेंसी को पूछना था कि आपने 100 करोड़ रुपए लिए। अरविंद केजरीवाल बोलेंगे नहीं लिए। एजेंसी को कहना था आप सहयोग नहीं कर रहे, हो जाओ अरेस्ट। भाई यही तो कहना था अरविंद केजरीवाल का। अब पहला सम्मन जो जारी हुआ था वो 2 नवंबर 2023 को हुआ था। 10वां सम्मन कब जारी हुआ? 21 मार्च 2024, चुनाव घोषणा के बाद हुआ वही। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। क्यों गिरफ्तार हो गए? कि भाई सहयोग नहीं किया। सहयोग क्या करना था? हम कह रहे तुमने पैसा खाया, तुमने नहीं माना कि पैसा खाया, इसलिए गिरफ्तार हो गए। क्या कहते हो अनिल जी? कहानी बहुत स्पष्ट है। नहीं हिमांशु, आप एजेंसियों को जो संविधान के अनुसार कार्रवाई है उसमें उनका सहयोग तो करोगे। और जहां तक अभी इन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि देश देख रहा है, देश को याद है रामलीला मैदान जी, देश को याद है अन्ना हजारे का आंदोलन, देश को याद है कि उस अन्ना हजारे के आंदोलन से ये केजरीवाल निकले हैं। और अन्ना हजारे आंदोलन में स्पष्ट शराब का विरोध था, शराब को बंद करने की बात थी। और अन्ना हजारे ने ये बात खुद कही है कि जो शराब के खिलाफ हमने आंदोलन करा था, और ये अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए शराब का घोटाला कराए। यानी अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति भी इनसे दुखी हैं। अच्छा अनिल जी, आप तो मुझे एक बात बताओ, एन चुनाव के दौरान कांग्रेस के खाते पर तालाबंदी और हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, क्या लगता है आपको? जनता मानेगी कानून अपना काम कर रहा है, या जनता महसूस करेगी कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके इशारे पर खेला हो रहा है? नहीं हिमांशु जी, आप एक बात देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून से, संविधान से बड़ा नहीं है। अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार करा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे लेकिन ये तो सवाल हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर सम्मान्य अजीत पवार, देखो ना कितना जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सुमित हिंदुस्तानी जी 70,000 करोड़ के मामले में आरोपी, अब उनके साथ में क्या हुआ? तो भाई सवाल उठ रहा है ना, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो ये क्या नाम है, अजीत पवार, ये कैसे बचे हुए हैं? ये सवाल उठ रहा है ना अनिल जी, क्या कहेंगे आप? हिमांशु, सिर्फ आप एक बात बताएं कि ये शराब घोटाले का शिकायतकर्ता कौन है? अजय माकन। अजय माकन कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता। संस्था ने उस पर कार्रवाई करी, उसमें शराब घोटाले के अंदर अजय मकान कहां से शिकायत के संदर्भ में आ गए? दिल्ली के सम्मान्य मुख्य सचिव नरेश कुमार ने रिपोर्ट सौंपी थी सम्मान्य उपराज्यपाल जी को कि जो शराब की नई नीति है ना, इसमें गड़बड़ है, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो थोड़ा सा तथ्य इस रूप में है। लेकिन मैं ज्योति सिंह जी के पास आना चाहता हूं और ज्योति सिंह जी से जानना चाहता हूं, भाई ज्योति जी, आप प्रसन्न हैं या नाखुश हैं? देखो अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे ना, आप सबको जेल में भिजवाने के लिए आए थे, आप लोगों को, मतलब आपकी पार्टी के नेताओं को। उन्होंने कहा था शीला दीक्षित की जगह जेल में होगी, बाकी भी जितने नेता है ना सब चोर हैं, इन सारे चोरों को हम जेल में भेजेंगे। और अरविंद केजरीवाल तो ये भी बोलते थे मंच से कि अगर मेरा कोई विधायक चोरी करेगा तो वो जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया करेगा तो जेल जाएगा, और मैं करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। अब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो पूरी पार्टी चिल्ला रही है क्या हो गया, क्या हो गया? तो ज्योति जी आपसे जानना चाहता हूं, सही हुआ गलत हुआ? देखिए, बिल्कुल गलत ही हुआ। गलत इस सेंस में हुआ कि जिस तरीके से और जिस इंटेंशन से ये गिरफ्तारी हुई है वो इंटेंशन गलत है। अगर आप पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके अगर 4 नेता अभी सरविंद जी के मिलाकर जेल में हैं, या इस प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में
चाहे झारखंड हो, चाहे और भी कहीं पर आप लोगों ने जिन लोगों ने बंद किया, एजेंसियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो किसी नेता ने तो वहां पर कोई मारपीट तो शुरू नहीं की। वो जब ईडी गए उनके पास और उन्होंने बोला कि ये आपकी गिरफ्तारी बनती है, आपको हम गिरफ्तार करते हैं, जी, तो वो चले भी गए, कोर्ट में भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल कहां है? सवाल यहां यह है कि आपकी मंशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। जी। आप विपक्षी पार्टियों को, आप प्लेइंग फील्ड जो लेवल जो है, आप उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं और अकेले ही मैदान में राजनीति करना चाहते हैं। इंटेंशन वो है। ये सारी बातें क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एनडीए को ये लग गया है कि हम 2024 का चुनाव 100 से कम सीटों पर आ जाएंगे और हमारे साथ जो दुर्गति होगी, हमने जो भ्रष्टाचार किया है, जो विपक्ष की पार्टियां जो भ्रष्टाचार की उंगलियां उठा रहे थे, उसको जो हमने किया है, उन सारे का हिसाब होगा और हम। अरे ज्योति जी, एक बार बताओ, दिल्ली में 15 साल आपने सरकार चलाई, उसमें एक एक्साइज पॉलिसी भी थी, उस एक्साइज पॉलिसी में सरकारी दुकानें भी थी, निजी क्षेत्र की दुकानें भी थी। कोरोना काल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जन कल्याणकारी सरकार ने फैसला लिया, सरकारी दुकानें बंद करेंगे, सारी शराब की दुकानें निजी क्षेत्र के हवाले करेंगे। इत्तेफाक रखते हो आप इस पॉलिसी से? आपको लगता है एकदम ठीक काम किया? ऐसे ही काम होना चाहिए। देखिए हिमांशु जी, आपने जो पहला सवाल किया उसको कंप्लीट नहीं करने में, फिर दूसरा सवाल भी आपने कर दिया। हम दूसरे पर भी आ जाते हैं, हम दूसरे पर भी, पहले कंप्लीट, क्योंकि व्यूअर को तो मैसेज तो क्लियर जाए ना कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है और हमें अच्छा लगा या बुरा लगा। हम जब कह रहे हैं कि ये इनका इंटेंशन गलत है और केवल जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप कोर्ट में क्यों नहीं करते हैं। आपने भी अभी इनसे सवाल कर रहे थे कि भाई वो तो जेल से कोर्ट तो उनको बेल ही नहीं दे रहा है। आप पूछ रहे हैं ना उनसे सवाल कि उनको तो कोर्ट बेल ही नहीं दे रहा है। अब देखिए, हम एक बात पूछते हैं आपसे, हम जब इनसे सवाल करते हैं, विपक्ष की पार्टियां इनसे सवाल करती है कि अमित शाह का बेटा का इतना करोड़ था, उसका 100 गुना कैसे बढ़ गया, तो उस पर तो जांच होनी चाहिए। आप अभी बॉन्ड की बात कर रहे थे कि पेपर में छप रहा, इंडियन एक्सप्रेस में आज भी छपा कि जिसके हाथ छापा पड़ा उसके तुरंत 5 दिन बाद उसको पैसा मिल जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जब उसके यहाँ ईडी पड़ता है, उसके छापा पड़ा, हम क्या कहते हैं, आप उस पर जांच कराएं। तो एजेंसी आपके पास है। हम अगर कोर्ट में चले भी जाते हैं तो कोर्ट तो हमसे साक्ष्य मांगेगी। साक्ष्य कौन लाएगा? जो एजेंसियां हैं वो देंगी। तो एजेंसी, जब हम कंप्लेंट करने आते हैं उसको आप निराधार कर देती है एजेंसियां। तो कोर्ट कैसे हमको हमारी बात को मानेगी और हमारे केस को रजिस्टर करेगी? आप बता दें। अब दूसरी बात देखिए, इनकी एजेंसी है, उसके हिसाब से ये करते हैं। हम कहते हैं कि आपको चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सिटिंग है, आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर से वो कहां भाग रहे हैं? आपको जो सवाल पूछते हैं आप जाइए ना, उनसे पूछिए, सुबह शाम सवाल कीजिए। लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये मैसेज आम जनता में 140 करोड़ में बहुत बुरा गया है और भारतीय जनता पार्टी को ये उल्टा पड़ेगा 2024 में। पूरे देश में ये मैसेज क्या? आप बताइए, हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता को, पॉपुलर लीडर को आप जेल भेज दिए और इलेक्शन से पहले भेज दिए। जब आपके इतने पहले से चल रहे थे तो आप पहले भेजते ना, क्या दिक्कत थी? अरे एक बार बताओ ज्योति जी, आपको लगता है कि नहीं लगता है कि आपके जो पूर्व संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़ी गलती की? उन्होंने केवल राष्ट्रपति को यह संरक्षण दिया कि वो उनके पद पर रहते किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चलेगा, व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो भी मंत्री मुख्यमंत्री होगा उस पर कभी किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। दिक्कत ये हो गई, क्या बोलते हैं आप? इसलिए दिक्कत है, इसलिए हेमंत सोरेन जेल में है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जेल में है। ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? हिमांशु, देखिए आप बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात बताएं मुझे। आप जब ये बात मुझसे पूछ रहे हैं कि वैसा संविधान में ना वो गलत, अच्छा लगा या बुरा लगा, हम क्या कह रहे हैं? हम तो उस पर जा नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ठीक है ना, हमने गलत किया, आप मुझे पकड़ना, हमको जेल भी भेजना, सब बात ठीक है। हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, हम तो टाइमिंग की बात करें कि अभी इलेक्शन अनाउंस हो गया और आपको जब लग रहा है कि हम हार जाएंगे और हमारा 100 से कम सीट आ जाएगा तो आप अरेस्ट करते हो। अरेस्ट किस लिए करते हो? टाइमिंग को लेकर सवाल है। मुझे जाना है सुबह हिंदुस्तानी के बाद, लेकिन अनिल गोयल जी आपके पास वापस आता हूं। भाई, कुल मिलाकर पहला नोटिस अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 और गिरफ्तारी कर रो 21 मार्च 2024 एन चुनाव के दौरान। गठजोड़ चल रहा है, विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। आप एक एक करके मोर्चाबंदी ले रहे लोगों को
इन रस्तों से जेल के अंदर भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक नेता को चुन चुन कर, जो विपक्ष का है ना, उसके घर पे एजेंसियां पहुंच रही हैं। आज एक अखबार में डाटा है 85% जो मामले हैं वो विपक्षी नेताओं के संदर्भ में है। क्यों ऐसा हो रहा है? महसूस तो यह किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफलता के नए शिखर पे हैं, उनके प्रति जनता में रुझान है, उनकी नीतियों के प्रति एक व्यापक समर्थन है, देश में नहीं विदेश में भी उनकी लोकप्रियता आसमान को छू रही है। ऐसे में भी इस तरीके के रस्तों को अख्तियार करके क्यों वातावरण आप निर्मित कर रहे हैं कि आप दरअसल मुकाबला करना नहीं चाहते हैं? आपको मैदान में कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहिए, आपको बगैर प्रतिद्वंदी के ही जीत चाहिए। इस खतरे को महसूस कर रहे हैं अनिल जी आप? हिमांशु जी, भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है, शराब घोटाला एक अलग मुद्दा है और चुनाव अलग मुद्दा है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर जांच चल रही है, के कविता अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर हैं और ये पूरी तरीके से सहयोग नहीं दे रहे हैं। आप पहले सम्मान पर जाते, आपको सहयोग मिलता, आप उसके बाद में उनको जवाब देते, ईडी संतुष्ट हो जाते तो अपने घर आ जाते। एक बात। दूसरी बात क्या है, चुनाव तो हिंदुस्तान में हमेशा ही होते रहते हैं, हर 6 महीने बाद चुनाव, हर 2 महीने बाद चुनाव। तो समय तो हमेशा, कभी भी कोई कार्रवाई करो उसको फिर कोई ना कोई चुनाव से पेमेंट रहेगा, फिर कोई ना कोई चुनाव होगा। क्या आप इस चुनाव को देखकर कर रहे हो? इस चुनाव होना अलग बात है, चुनाव अपनी जगह पर आएंगे और संवैधानिक संस्थाएं अपनी जगह पर काम करेंगी। चुनाव का मतलब भ्रष्टाचार को कवर करना नहीं है, चुनाव का मतलब गलत काम होने, चुनाव का मतलब भ्रष्टाचार को कवर करना नहीं है, पर चुनाव का मतलब यह भी तो नहीं है कि जो सत्तारूढ़ के दल का हिस्सा हो गए उनके मसलों पे कार्रवाई ना हो और जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती हुई दिखे। अनिल जी, इस सवाल का उत्तर तो चाहिए होगा ना। पर ज्योति जी कुछ हस्तक्षेप चाह रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर सुमित हिंदुस्तानी जी के पास चलते हैं। जी ज्योति जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल, कोई भी अगर हमारे पर भ्रष्टाचार हम गलत करते हैं, मुझे आप जेल भेजें। लेकिन आप जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां जब आपके पास पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर कोई करती है तो आप उस पर जांच क्यों नहीं बैठाते हैं? जब प्रधानमंत्री के ही बोले हुए बात, मैं आप ही हिमांशु जी आपकी बात को मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ही तो बोला था ना अजीत पवार के बारे में कि 70,000 करोड़ का घपलेबाज है, और अशोक चौहान जो आदर्श घोटाला के लिए। तो हम कह रहे हैं जो 15 दिन पहले बोला गया बात, तो आप उसके यहां भी ईडी को बोलो और साक्ष्य लाकर उन पर कार्रवाई करो, वो क्यों नहीं होता? मैं इसी इंटेंशन की बात कर रहा हूं, के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जो लोग आपके साथ हैं उन पे कार्रवाई नहीं और जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उन पे कार्रवाई, धन धनाधन धन। तो वापस मैं सुमित हिंदुस्तानी जी आता हूं। कुल मिला के अब कार्रवाई तो हो गई, क्या करेंगे केजरीवाल? जेल से सरकार चलाएंगे सर, जैसा कि आतिशी जी ने कहा। और जो काम उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ करार किया हुआ है, वो करार पूरा करेंगे और देश के लोगों के बीच में अपनी बात भी रखेंगे और उनका एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाके उनकी बात रखेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा एक बात कही है, आप उनके शरीर को तो जेल में डाल सकते हो लेकिन उनकी विचारधारा को बांध पाना भारतीय जनता पार्टी और उनकी किसी भी एजेंसी के बस की बात नहीं है। अच्छा सुमित जी, एक बार बताओ, ये जो विचार आए ना माननीय केजरीवाल जी के जहन में, जो केजरीवाल जी अपने आप को तपस्वी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये सारी प्रेरणा उन्होंने ली थी अपने गुरु जो उनके धरने पे साथ बैठते थे। वो गुरुजी भी बहुत नाराज हैं केजरीवाल जी से, बोले केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी। क्या कहते हैं आप? देखिए, अन्ना जी का हम लोग सम्मान करते हैं, वो आंदोलन में उन्हीं के आंदोलन में हम सब लोग हिस्सेदारी थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। लेकिन आज आप देखिए, जो करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर करती है, अगर वो अपने गिरेबान में जाग के देखे तो मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 80% लोग जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय बैठे हैं और अगर उनकी जांच करवाई जाए तो वो सभी के सभी घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी। सुमित जी, आप मेरे सवाल से भाग गए, सीधा आरोप लगा रहा हूं। मैंने भाजपा के आरोपों पे तो बात नहीं की थी। अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में नाराजगी अन्ना हजारे जी जता रहे हैं। क्या सुमित हिंदुस्तानी कहना चाहेंगे कि एजेंसियां तो भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं, अन्ना हजारे भी अब भाजपा का मोहरा हो चुके हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश के लिए किया है, बात उस पर भी होनी चाहिए।
आज जो नैरेटिव बनाया गया अरविंद केजरीवाल जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी तो देश देख रहा है। अरे भैया, चेले के काम को उनका गुरु ही नहीं सराह रहा है। इस पर भी तो सुमित जी कोई टिप्पणी करो। मैं तो बार बार आपसे पूछ रहा हूं, भाई अन्ना हजारे क्या भाजपा का मोहरा हो गए हैं? क्या ऐसे नाजुक समय पर अन्ना हजारे का केजरीवाल के खिलाफ बयान एक सोचे समझी साजिश के तहत आया है? क्या सत्तारूढ़ दल ने अन्ना हजारे को भी अपने मोहपाश में बांध लिया है? या अन्ना हजारे व्यथित हैं इस बात से कि जिस ईमानदारी की, जिस शुचिता की, जिस साफ सुथरे तरीके से राजनीति करने की अपेक्षा अरविंद केजरीवाल से थी, अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने या सत्ता में बने रहने के लिए उन्हीं हथकंडों को अपना लिए जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही जाती थी। यही तो सवाल है सुमित जी। नीति में जनता जनार्दन ही गुरु होती है, वही बताती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम तो फिर कर रहा है। मानिए कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर दिल्ली के स्तर पर आपको जनादेश मिल गया 2 बार स्पष्ट बहुमत का, तो इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भी तो जनादेश दिया स्पष्ट तौर पर। कब माना आपने कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जी किसानों को आतंकवादी कहलवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के भाग्य विधाता अन्नदाता को सरहदों के जैसे बैरिकेड्स लगाकर रोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो पता चलता है कि जंतर मंतर पर देश का मान सम्मान, हमारी बेटियों को कैसे रौंदा जाता है। नरेंद्र मोदी जी जब मजदूरों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा। सुमित जी, आप सवाल से भ्रमित हो जाते हो, अपने एजेंडे में बोलते हो। मैं राजनीति शास्त्र का प्रश्न करता हूं, आप अर्थशास्त्र के जो उत्तर रटे हुए ना उन्हीं को सुनाने लगते हो। आपने अभी मुझे दलील क्या दी थी? लोकतंत्र में जनता तय करती है। अरविंद केजरीवाल को जो समर्थन मिल रहा है वो जताता है कि उन्होंने क्या काम किया। मैंने इसका प्रति प्रश्न किया कि भाई दिल्ली शहर के संदर्भ में या अर्ध राज्य दिल्ली के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जनता का समर्थन मिलता है। ये उनके अच्छे कामों के संदर्भ में जनादेश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अगर यही सिद्धांत है तो फिर देश के संदर्भ में भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति भी लगातार 2 बार जनादेश स्पष्ट तौर पर आया है। तो फिर मानिए कि देश के संदर्भ में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर विलाप क्यों कर रहे हैं? बस इतना सा सवाल है, इसका कोई उत्तर है आपके पास? हम तो जनता की बात कर रहे हैं ना। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी जो मोदी जी ने जनता के साथ करार किया था। अरे तो आपने भी करार किया था, शीला दीक्षित को जेल में भेजूंगा, भेज दिए क्या? आपने कहा था कि ये सारे चोर हैं, सबसे तो माफी मांगते फिरे। अरुण जेटली से तो माफी मांग ली, फलाने जी से तो माफी मांग ली। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगने के संदर्भ में तो अलग रिकॉर्ड कायम किए। जब आप मोदी जी के बयानों को याद रख रहे हैं तो अपने नेताजी के बयानों को भी याद रखिए। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए अनिल गोयल जी आपके पास आता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि टाइमिंग के संदर्भ में जो विपक्ष बार बार आवाज उठा रहा है यह आपको भारी पड़ सकता है? यह बात तो तय है कि चुनाव है और चुनाव देश के संदर्भ में है, किसी एक विधानसभा के लिए नहीं है, किसी एक या 2 राज्य के संदर्भ में नहीं है। और चुनाव में साफ साफ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके साथ में सहयोगी दल हैं। जो विपक्ष में है वो चुन चुनकर एजेंसियों के माध्यम से कहीं और पहुंचाए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा समीकरण कहीं ना कहीं आपके संदर्भ में नकारात्मक वातावरण बना देगा? और जनता के स्तर पर अगर ऐसा नकारात्मक वातावरण हुआ तो क्या 1970 जैसा खतरा तो पैदा नहीं हो जाएगा? इंदिरा गांधी को भी लग रहा था, देश उनके समर्थन के लिए टूटे पड़ रहा है। जब नतीजा आया तो ऐसी आंधी चली कि इंदिरा जी का अता पता नहीं चला। कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई थी। क्या कहते हैं अनिल जी, ये वाला रास्ता कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? हिमांशु जी, देश की जनता देख रही है। एक तरफ वो पार्टी है जो देश की सेवा में लगी हुई है और एक तरफ वो गठबंधन है जो भ्रष्टाचारियों का एक अड्डा है। जैसे अभी आपने ही कहा, और मैं बीच में, क्योंकि हम इसको शराब नीति पे फिक्स केजरीवाल पे रखना चाहते थे, ये बात को दाएं बाएं लेके केजरीवाल ने पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा था। उसी कांग्रेस से इन्होंने समर्थन लेकर के सरकार बनाई, आज उनके गठबंधन में शामिल हैं। कांग्रेस सरकार ने लालू यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भेजा था। आज लालू यादव इनके साथ शामिल हैं। तो देश की जनता देख रही है कि एक तरफ वो, अरे अनिल जी, ये तो आपने अजीत पवार के संदर्भ में भी कहा था, आप भूल जाते हो। दिक्कत ये हो गई है देश के नेताओं के संदर्भ में, सब दूसरों के बयानों को याद रखना चाहते हैं, अपने नेता या अपने बयानों को याद नहीं रखना चाहते। वो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला था, बड़ा याद है अनिल गोयल जी को। वो कांग्रेस ने ऐसा बोला था, वो भी याद है। पर वो भूल गए, देवेंद्र फडणवीस ने बोला था सरकार बन जाने दो हमारी। ये अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग हो क्या रहा है?
उन्हीं अजीत पवार के साथ में है। देवेंद्र फडणवीस आजकल मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल उठते हैं अनिल जी, जितना आप याद रखते हो ना विपक्ष के बयानों को, सलाह है अपने नेताओं के बयानों पर भी ध्यान रखा कीजिए, उत्तर देने में थोड़ी सी मदद आएगी। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तारी शुचिता की राजनीति संबंधित दावों पर सवाल खड़े कर देती है। अरविंद केजरीवाल ने एक वैकल्पिक राजनीति के संदर्भ में विश्वास जताया था। कोर्ट से न मिलने वाली राहत उनके आचरण को संदेह के घेरे में ला देती है, लेकिन यह संदेह समय को लेकर भी पैदा होता है। जब देश आम चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है तो 2 साल पुराने केसों के संदर्भ में अगर इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं यह संदेह मन में आ जाता है कि वाकई चुनाव को लेकर कुछ और तो नहीं पकड़ा है। इसके उत्तर आने चाहिए और कुल मिला के देश को यह भरोसा होना चाहिए कि देश में एक निष्पक्ष चुनाव का वातावरण है और देश को यह मौका मिल रहा है कि वो अपने विवेक से मताधिकार का इस्तेमाल कर सुयोग्य लोगों को अगले 5 साल के लिए चुन सके। ऐसा ना हो कि विकल्प ही ना रहे और यह बताया जाए कि हम ही को चुना गया। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसा वातावरण जरूरी है। क्या वह वातावरण बना रहेगा, ये सवाल है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन समय आप तीनों मेहमानों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदा लेने का। तो आप तीनों मेहमान के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय हो रहा है अब चुनावी संवाद का, जिसके तहत हमारे साथ बस्तर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप जुड़ेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम बस गए और आए। लेकिन चुनावी चर्चा के लिए मुझे दीजिए इजाजत।